Hello everyone, welcome to the SCA Smart Education. So today we are going to start the subject economics chapter 1 introduction to economics. ठीक है. So student, आज हम लोग chapter 1 स्टार्ट करने वाले हैं introduction to economics. So now let's start the chapter reading. A simple economy. पहले हम ये पढ़ना पड़ते हैं कि सिंपल इकोनॉमी होती क्या है. थिंक ऑफ एनी सोसाइटी. कोई भी सोसाइटी के बारे में सोचिए. पीपल इन द सोसाइटी नीड मैनी गुड्स एंड सर्विसेज. जो लोग हैं सोसाइटी में, जो लोग रहते हैं, उनको बहुत सारी पीपल इन द सोसाइटी नीड मैनी गुड्स एंड सर्विसेज. जो पीपल है उस सोसाइटी में रहते हैं, उनको बहुत रहने के लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए बहुत सारे उनको सामान चाहिए होते हैं और बहुत सारी सर्विसेज उनको चाहिए होते हैं. सर्विसेज हम क्या कहते हैं? गुड्स वी मीन गुड्स एंड सर्विसेज वी मीन फिजिकल. कोई भी फिजिकल सामान हो गया, टेंजिबल ऑब्जेक्ट हो गया, यूज टू सेटिस्फाई पीपल वांट्स एंड नीड्स. ऐसी चीज़ें जो लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सकें इन देयर एवरीडे लाइफ, इंक्लूडिंग फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ लाइक रोड्स एंड रेलवेज. ठीक है. तो पीपल इन द सोसाइटी नीड मैनी गुड्स एंड सर्विसेज इन देयर एवरीडे लाइफ. उनको रेगुलर लाइफ के लिए क्या क्या उनको चाहिए होता है? फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, शेल्टर रहने के लिए घर हो गया, देन आपका ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ लाइक रोड्स एंड रेलवेज. पोस्टल सर्विसेज. पोस्टल सर्विसेज क्या? जो डाक खाना जो होता है, जो आप चिट्ठी भेजते हैं, वो हो गया पोस्टल सर्विसेज. एंड वेरियस अदर सर्विसेज लाइक दैट ऑफ टीचर्स एंड डॉक्टर. जैसे टीचर क्यों? बच्चों की पढ़ाई के लिए. डॉक्टर्स क्यों? आपकी हेल्थ के लिए. इन फैक्ट द लिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट एनी इंडिविजुअल नीड्स इज़ सो लार्ज. जो लोगों की लिस्ट है गुड्स और सर्विसेज की, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा रहती है. ठीक है. नीड्स इज़ सो लार्ज, बहुत ही ज़्यादा रहती है. दैट नो इंडिविजुअल इन द सोसाइटी टू बिगिन विथ हैज़ ऑल द नीड्स शी नीडेड. ऐसा कोई भी इंडिविजुअल सोसाइटी में, ऐसा कोई भी लोग सोसाइटी में नहीं है जो अपनी नीड्स को पूरी कर सके. क्यों? क्योंकि उनकी जो ज़रूरत रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है. अगर एक चीज़ पूरी होती है, ये सबके घर में, तो अगर एक चीज़ पूरी होती है तो लोग कहते हैं भाई आज मुझे ये मिल गया, फिर अब मुझे और इससे अच्छी चीज़ चाहिए, और इससे अच्छी चीज़ चाहिए. तो इससे क्या होता है? लोगों की जो मन की इच्छा होती है, जो लोगों की नीड्स होती है, जो उनकी ज़रूरत की चीज़ होती है, वो जल्दी पूरी नहीं होती है. देन नेक्स्ट, every individual has some amount of only a few of goods and services that she would like to us. सारे इंडिविजुअल के पास एक अमाउंट ऑफ, एक कुछ क्वांटिटी में उनके पास गुड्स और सर्विसेज रहती है जो उनकी हमेशा ज़रूरत की चीज़ें होती हैं. हर चीज़ उनको अवेलेबल हमेशा नहीं हो सकती. जैसे अ फैमिली फार्म में ओन अ प्लॉट ऑफ लैंड. एक फार्म है, ठीक है, वहाँ पे जो फैमिली रहती है, ठीक है, ओन अ प्लॉट ऑफ लैंड, वो एक खूब बड़ी सी ज़मीन के मालिक रहते हैं. वहाँ पे क्या करते हैं वो लोग? सम ग्रेन्स फार्मिंग इम्प्लीमेंट. कुछ बीज लगा के वहाँ पे फार्मिंग को स्टार्ट करते हैं. मे बी अ पेयर ऑफ बुलक जो आप देखे होंगे, जो गाय या बैल के पीछे जो लगा के जो मट्टी को खोदा जाता है, उसको हम बोलते हैं बुलक. एंड ऑल्सो द लेबर सर्विसेज ऑफ द फैमिली मेम्बर. जो सर्विसेज जो चाहिए होती हैं फैमिली मेम्बर्स को. अ वीवर मे हैव सम यार्न. वीवर हम उसे कहते हैं जो क्लोथ्स बनाते हैं, उनके पास कुछ जगह रहती है. सम क्लोथ्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड फॉर वीविंग क्लोथ. कुछ कॉटन चाहिए होता है और कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है जिससे कि वो क्लोथ को सिल सके. वीविंग मतलब सिलना. द टीचर इन द लोकल स्कूल हैज़ द स्किल्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट एजुकेशन टू द स्टूडेंट. जो टीचर होते हैं लोकल स्कूल में, उनके पास बहुत ही अच्छी नॉलेज होती है. क्या चीज़ की? बच्चों को पढ़ाई देने की, उनको अच्छे ज्ञान देने की, नॉलेज देने की. टू एजुकेट द स्टूडेंट. सम अदर्स इन सोसाइटी मे नॉट हैव एनी रिसोर्सेज एक्सपेक्टिंग देयर ओन लेबर सर्विसेज.
कुछ अदर सोसाइटी में, सम अदर सोसाइटी, कुछ अदर जगह पे मे नॉट हैव एनी रिसोर्सेज, वहाँ पे कुछ भी रिसोर्सेज मतलब सामग्री उनको अवेलेबल नहीं हो पाती है, उनको नहीं मिल पाती है। ईच ऑफ दीज डिसीजन मेकिंग यूनिट कैन प्रोड्यूस सम गुड्स और सर्विसेज। ये सारे जो डिसीजन मेकिंग में जो डिसीजन बनाते हैं, डिसीजन मेकिंग यूनिट कैन प्रोड्यूस सम गुड्स, ये उत्पाद करते हैं, क्या चीज़ के उत्पाद करते हैं, गुड्स की, सामान की, सर्विसेज की, बाय यूजिंग द रिसोर्सेज, जो उनको सामग्री मिलती है उससे वो कुछ गुड्स और सर्विसेज बनाते हैं, दैट इट हैज़ एंड यूज पार्ट ऑफ प्रोड्यूस टू ऑब्टेन दी मैनी अदर गुड्स एंड सर्विसेज विच इट नीड्स। उनके पास जो थोड़े से जो गुड्स और सर्विसेज होते हैं उससे वो उत्पाद करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं नए गुड्स और सर्विसेज की, जिसकी लोगों को ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल द फैमिली फार्म कैन प्रोड्यूस कॉर्न, जो फैमिली होती है, फार्म फैमिली, जो फार्म मतलब जो फार्मर होते हैं, तो वो प्रोड्यूस करते हैं क्या, कॉर्न, जो भुट्टा होता है। यूज पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ कंजम्पशन पर्पस एंड प्रोक्योर क्लॉथिंग, वो उस कॉर्न को यूज़ करते हैं, उसका कुछ पार्ट यूज़ करते हैं क्या चीज़ के लिए, कंजम्पशन, क्या कंज्यूम करने के लिए, कंज्यूम पर्पस एंड प्रोक्योर क्लोथिंग, उससे वो कुछ क्लोथ बना सकते हैं जिससे कि लोगों की ज़रूरतें पूरी हो सकें। हाउसिंग एंड वेरियस सर्विसेज इन एक्सचेंज फॉर द रेस्ट ऑफ द प्रोड्यूस। सिमिलरली द वीवर can get the goods and services that she want in exchange for the cloth she produce in her yarn। वो उसके बदले जो वो क्लोथ बनाती है उसके बदले वो अपने लिए कुछ गुड्स और सर्विसेज इकट्ठा कर लेती है, उसको बेच के, उसको सेल करके, जिससे कि वो अपनी ज़रूरतें पूरा कर सके। कौन, वीवर। तो हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर टीचर बच्चों को एजुकेशन दे रहा है तो वो अपनी नीड्स पूरी कर रहा है, कैसे, उसको उसके बदले कुछ पैसा मिल रहा है, कुछ मनी मिल रहा है। अगर वीवर जो क्लोथ बनाते हैं, अगर वो कुछ गुड्स और सर्विसेज खरीद के वो अच्छे से क्लोथ बना के जब वो उसको और दूसरे लोगों के, दूसरे इंडिविजुअल की नीड्स पूरी कर रहे हैं, तो उसके बदले वो अपनी भी ज़रूरतें पूरी कर रहा है। तो हर चीज़ यहाँ पे एक दूसरे से रिलेटेड है। So now next, the teacher can earn some money by teaching the students in the school and use the money for obtaining goods and services that she want। जो टीचर है वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है, उसके बदले उसको कुछ मनी मिलता है, पैसे मिलता है, जिससे कि उस मनी को वो यूज़ करके अपनी ज़रूरत को पूरा करता है। The laborer also can try to fulfill her needs by using whatever money she can earn by working for someone else। जो लेबर होता है वो अपना काम करता है, जगह जगह जाके काम करता है, उस काम करने के बदले उसे मनी मिलता है, उसको पैसे मिलते हैं, उस पैसे से वो अपनी ज़रूरत, अपने गुड्स को, अपने सामान को, अपने सर्विसेज को खरीद के पूरी करता है, जो भी उसकी ज़रूरतें होती हैं। It goes without saying that no individual has unlimited resources compared to her need। इससे ये हम कह सकते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल के पास एक रिसोर्स, जो सामग्री है, वो अनलिमिटेड नहीं है, वो उतनी ही है जितनी उसकी ज़रूरत होती है। The amount of corn that the family farm can produce is limited by the amount of resources it has and hence the amount of different goods, ठीक है, amount of different goods and services that it can produce in exchange of corn is also limited। जो एक फैमिली फार्म है, ठीक है, वो अपने कॉर्न से कुछ गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है, उसको वो मार्केट में जाके बेचता है, फिर जब वो बेचता है तो उसके बदले उसको या पैसे मिलते हैं या वो कुछ सामान उसको मिलता है, जिस सामान से वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि जो रिसोर्सेज है, जो सामग्री है, वो हमारे पास लिमिटेड है, कोई उसको खरीदता है और कोई उसको बेचता है और सब अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। As a result, the family is forced to make a choice between the different goods and services that are available। इसीलिए जो फैमिली है उसको फोर्स किया जाता है कि वो, उसके पास एक चॉइस दे दी जाती है कि वो वही सामान खरीदे, वही गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे जो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
It can have more of a goods or services only by giving up some amount of other goods or services. It can उसके पास तभी गुड्स और सर्विसेज ज़्यादा हो सकती है जब वो कुछ अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है किसी और को उसकी ज़रूरत के लिए दे सके. द सेम इज़ द केस विथ ऑल अदर इंडिविजुअल इन द सोसाइटी. ये सेम केस है और अलग अलग सोसाइटी में भी जहाँ पे लोग रहते हैं. एवरी वन फेसेस स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज. स्कैसिटी मतलब कमी, जो रिसोर्सेज मतलब सामग्री की जो कमी होती है, रिसोर्सेज की कमी होती है, वो हर सोसाइटी ये प्रॉब्लम फेस करती है. एंड देयरफॉर हैज़ टू यूज़ द लिमिटेड रिसोर्सेज. इसीलिए उन लोग को एक लिमिटेड रिसोर्सेज, एक लिमिटेड सामग्री उनको दी जाती है इन द बेस्ट पॉसिबल वे टू फुलफिल हर नीड्स. एक बहुत ही अच्छे तरीके से कि वो अपनी नीड्स को पूरा कर सके, अपनी ज़रूरत को पूरा कर सके. इन जनरल एवरी इंडिविजुअल इन सोसाइटी इज़ इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सम गुड्स और सर्विसेज. इन जनरल नॉर्मली जितने भी इंडिविजुअल है सोसाइटी में रहते हैं वो अपने को बिज़ी रखते हैं, अपने को इंगेज रखते हैं इन द प्रोडक्शन, उत्पादन करने में, प्रोडक्शन करने में गुड्स और सर्विसेज की. एंड ही वांट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी गुड्स एंड सर्विसेज नॉट ऑल ऑफ विच आर प्रोड्यूस्ड बाई हर. उसको बहुत सारी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की ज़रूरत होती है, ऐसी ज़रूरत जो वो खुद भी बना नहीं सकती. Needless to say that there has to be some compatibility मतलब अनुकूलता between what people in society collectively want to have and what they produce. इसीलिए लोगों को compatibility, एक सही चीज़, ठीक है, बिटवीन मतलब लोगों के बारे में, जो पीपल, जो सोसाइटी में लोग रहते हैं उनके बारे में क्या कलेक्टिवली वांट टू हैव, उनके बारे में सही से सोचना चाहिए कि उनको क्या प्रोड्यूस करें, क्या हम उनको बना के दे सके लोगों को. कि अगर हम ऐसा सामान बना दें जो लोगों की ज़रूरत ही ना हो तो फिर उसका कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं, कोई परचेज़ नहीं करेगा, कोई भी खरीदेगा नहीं. तो हम ऐसी चीज़ें बनाएं, ऐसी चीज़ें जो प्रोड्यूस करते हैं जो कि लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल द टोटल अमाउंट ऑफ कॉर्न प्रोड्यूस्ड बाय फार्म फैमिली. जो अमाउंट ऑफ कॉर्न जो फार्म फैमिली ने प्रोड्यूस किया है अलॉन्ग विथ अदर फार्मिंग यूनिट, दूसरे फार्मिंग यूनिट के साथ इन द सोसाइटी में, मस्ट वॉच द टोटल अमाउंट ऑफ कॉर्न दैट पीपल इन द सोसाइटी कलेक्टिवली वांट टू कंज्यूम. मस्ट मैच, उसको मैच करिए टोटल अमाउंट ऑफ कॉर्न, उसको मैच करिए टोटल अमाउंट ऑफ कॉर्न से जो लोगों को सोसाइटी में, ठीक है, चाहिए होता है कंज्यूम करने के लिए. मतलब जो फैमिली फार्म ने जो कॉर्न को प्रोड्यूस किया, ठीक है, जो बनाया दूसरी फार्मिंग यूनिट के साथ सोसाइटी में, उसको हम कंपेयर करिए, उसको मैच करिए टोटल अमाउंट ऑफ पीपल, जो लोग हैं, टोटल अमाउंट ऑफ पीपल वो उस कॉर्न को जो यूज़ करने वाले हैं उससे मैच करिए. तो जब हम मैच करेंगे तो हमेशा जो रिसोर्सेज हमारी लिमिटेड ही शो होगा, क्योंकि जितना हम प्रोड्यूस कर दें वो कम ही रहता है, ये चीज़. नाउ नेक्स्ट, इफ़ पीपल इन द सोसाइटी डू नॉट वांट एज मच कॉर्न एज द फार्मिंग यूनिट आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग कलेक्टिवली, अ पार्ट ऑफ रिसोर्सेज ऑफ दिस यूनिट कुड हैव बीन यूज्ड इन द अदर हैंड. अगर हम जो रिसोर्स यूनिट जितना कॉर्न को प्रोड्यूस कर रहा है, अगर उतना इंडिविजुअल्स को कंज्यूम करने के लिए नहीं चाहिए होता है, तो जो हमारा कॉर्न बचता है, ठीक है, जो कॉर्न बचता है उसको वी हैव स्पेंड दैट कॉर्न इन द प्रोडक्शन ऑफ नेक्स्ट गुड्स एंड सर्विसेज. किसी और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए उस कॉर्न को हम यूज़ कर सकते हैं. On the other hand, if people in the society want more corn compared to what the farming unit is producing collectively, the resources used in the production of some other goods and services may be reallocated. Reallocated means पुनः आवंटन करना, फिर से उसको बनाना. Reallocated to the production of corn. Similar is
the case with all other goods and services. Just as the resources of an individual are scarce, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो resources है वो हमारे पास कमी है, उस वो एक लिमिटेड फॉर्म में है. द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी आर ऑल्सो स्केयर्स इन कंपेरिजन टू व्हाट द पीपल इन द सोसाइटी माइट कलेक्टिवली वांट टू हैव. The scarce resources of the society have to be allocated properly in the production of different goods and services in keeping with the likes and dislikes of the people of the society. जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो बहुत ही उसकी कमी हमेशा हम लोग के पास रहती है, स्केयर्स रहती है, तो इसलिए हम लोग उतना ही रिसोर्सेज यूज़ करें जितने की हमें ज़रूरत हो, और जो बचे हुए रिसोर्सेज हैं उसको हम किसी और चीज़ों में, किसी और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में जिसका डिमांड ज़्यादा हो उसमें हम उस रिसोर्सेज को यूज़ करने में कर सकते हैं. Now, any allocation of resources, allocation means आवंटन करना. Any allocation of resources of the society would result in the production of the particular combination of different goods and services. The goods and services thus produced will have to be distributed among the individuals of the society. The allocation of the limited resources and the distribution of the final mix of goods and services are two of the basic economic problem faced by the society. ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम इकोनॉमिक जो फेस करता है, क्या? एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज. जो हमारे पास रिसोर्सेज सामग्री है वो हमारे पास लिमिटेड है, उसको कैसे हमें यूज़ करना है, ठीक. एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, उसको कैसे हमें यूज़ करना, और फिर एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल मिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है. फिर उसी को जो उस रिसोर्सेज से हमें जो गुड्स एंड सर्विसेज जो बनाई गई है, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो बनाई गई है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ये जो है ये दो चीज़ें जो हैं बहुत ही नॉर्मल सी बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो कि हर सोसाइटी को फेस करनी पड़ती है. इन रियलिटी एनी इकोनॉमी इज़ मच मोर कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू द सोसाइटी डिस्कस्ड अबव. कॉम्प्लेक्स मतलब डिफ़िकल्ट. In the light of what we have learned about the society, let us now discuss the fundamental concerns of the disciplines of economics, some of which we shall study throughout this book. Okay, first is central problem of an economy. सबसे मेजर, सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम क्या है इस इकोनॉमी की? प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स. व्हाट डू मीन बाय प्रोडक्शन? मतलब उत्पादन करना, ठीक है, प्रोड्यूस करना कोई गुड्स को. देन है आपका एक्सचेंज. एक्सचेंज मतलब अदला बदली, एक सामान के बदले दूसरा सामान. कंजम्पशन मतलब सेवन, उसको कैसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है. कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर अमंग द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ. In the course of these basic economic activities, every society has to face scarcity of resources. इस बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेते हुए हम लोग को क्या फेस करना पड़ता है? स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की कमी को. एंड इट इज़ द स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज दैट गिव राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. यही हमारा जो रिसोर्सेज की कमी की वजह से क्या प्रॉब्लम अराइज होता है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि हमें कौन सा सामान हमारे लिए क्या जो इम्पोर्टेंट है, ये सामान इम्पोर्टेंट है कि वो सामान, और जो इम्पोर्टेंट होता है वही सामान हम लेते हैं. The scarce resources of an economy have competing usage. In other words, every society has to decide on how to use its scarce resources. The problem of an economy are very often summarized as follows. सारे सोसाइटी को ये डिसीज़न लेना पड़ता है कि कैसे हम इस रिसोर्सेज को यूज़ करें, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको हम कैसे यूज़ करें. तो अब हम इसी को आगे पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी. सबसे पहले कि हमें ये सोचना है कि क्या चीज़ हमें प्रोड्यूस करना है, क्या चीज़ उत्पादन करना है और कितने मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में. एवरी सोसाइटी मस्ट डिसाइड ऑन हाउ मच ऑफ ईच ऑफ द मैनी पॉसिबल गुड्स एंड सर्विसेज इट विल बी प्रोड्यूस. सारे सोसाइटी को सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि कितना हमें गुड्स एंड सर्विसेज की ज़रूरत है और कितना हमें प्रोड्यूस करना है. Whether to produce more of food, clothing, housing or have
मोर ऑफ लग्जरी गुड्स। ये डिसाइड करना होता है कि ज़्यादा हमें ये प्रोड्यूस करना है, फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, ये ज़्यादा प्रोड्यूस करना है कि हमें लग्जरी गुड्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करना है। उस सोसाइटी के हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है। वेदर टू हैव मोर एग्रीकल्चरल गुड्स और टू हैव इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। या तो एग्रीकल्चर गुड ज़्यादा प्रोड्यूस करना है कि इंडस्ट्रियल गुड्स हमें ज़्यादा प्रोड्यूस करना है। ये डिसाइड हम कैसे करते हैं? ये जिस सोसाइटी में हम उस गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा गुड्स हमें प्रोड्यूस करना है। वेदर टू यूज़ मोर रिसोर्सेज इन एजुकेशन एंड हेल्थ और टू यूज़ मोर रिसोर्सेज इन बिल्डिंग मिलिट्री सर्विसेज। ठीक है, हमें ये भी डिसाइड करना होता है कि उस रिसोर्सेज को हम ज़्यादातर एजुकेशन में, हेल्थ में ज़्यादा यूज़ करें कि हम ऐसी जगह यूज़ करें जहाँ पे मिलिट्री बेस हो। ठीक है, वेदर टू हैव मोर ऑफ बेसिक एजुकेशन और मोर ऑफ हायर एजुकेशन। ये भी डिसाइड करना था कि बेसिक एजुकेशन में यूज़ करना है कि हायर एजुकेशन में यूज़ करना है। वेदर टू हैव मोर ऑफ कंजम्पशन गुड्स और टू हैव इन्वेस्टमेंट गुड्स लाइक मशीन विच विल बूस्ट प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन tomorrow. Now next is how are these goods produced। अब जो ये हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है और किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। ये हम कैसे डिसाइड करते हैं? सबसे पहले तो जिस सोसाइटी में हम उस गुड्स को देने वाले हैं, पहले वो सोसाइटी हमें देखना, वो सोसाइटी एग्रीकल्चरल है कि वो सोसाइटी इंडस्ट्रियल है, कि उस सोसाइटी में ज़्यादा एजुकेशन, हेल्थ की ज़्यादा ज़रूरत है, कि वहाँ पे मिलिट्री बेस की ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पे हायर एजुकेशन की ज़्यादा ज़रूरत है कि बेसिक एजुकेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पे फूड, क्लोथिंग इसकी ज़्यादा ज़रूरत है कि वहाँ पे लग्जरी गुड्स की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें देख के हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं और फिर उसको उस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस। ये गुड्स कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? एवरी सोसाइटी हैज़ टू डिसाइड ऑन हाउ मच ऑफ विच ऑफ द रिसोर्सेज टू यूज़ इन द प्रोडक्शन ऑफ ईच ऑफ द डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। सारे सोसाइटी को ये डिसाइड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ये डिसाइड करना कि कितना गुड्स एंड सर्विसेज हमें यूज़ करना है टू मैन्युफैक्चर, टू प्रोड्यूस अ फिनिश गुड्स। ठीक है, कितना, ऐसा नहीं कि हम पूरा रिसोर्सेज डाल दिए और हमें ज़रूरत है थोड़े की, तो इससे हमारा वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा, वेस्ट रिसोर्सेज हो जाएगा। तो इसलिए हमें उतना ही रिसोर्सेज यूज़ करना है जितना हमें ज़रूरत है। वेदर टू यूज़ मोर लेबर और मोर मशीन, ये भी हमें देखना है कि ज़्यादा हमें लेबर की ज़रूरत है कि ज़्यादा मशीन की ज़रूरत है। विच ऑफ द अवेलेबल टेक्नोलॉजीज़ टू अडॉप्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ईच ऑफ द गुड्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें देखना है कि कौन सी टेक्नोलॉजी हमें चाहिए गुड्स को प्रोड्यूस करने की। ठीक है, हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस, ये गुड्स कैसे प्रोड्यूस हो रहा है ये हमें देखना है। सबसे पहले चीज़ ये देखना है कि जो हम गुड्स लगा रहे हैं फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करने में, बनाने में, वो गुड्स उतना ही रिसोर्सेज हमारा लगे जितने की ज़रूरत हो, वेस्ट ना हो। दूसरा चीज़ हमें ये देखना है कि उस जगह पे लेबर की ज़रूरत हमें ज़्यादा है कि मशीन की ज़रूरत हमें ज़्यादा है। फिर तीसरी चीज़ हमें ये देखना है कि कौन सी टेक्नोलॉजी हमें चाहिए कि इस गुड्स को हम प्रोड्यूस कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस कर सकें। नाउ नेक्स्ट इज़ फॉर हुम आर दीज गुड्स प्रोड्यूस्ड। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हम जो गुड्स जो बना दिए हैं, प्रोड्यूस कर लिए, अब हमें ये गुड्स क्या है, फॉर हुम दीज गुड्स प्रोड्यूस, किसके लिए ये गुड्स प्रोड्यूस किया गया है। नाउ दिस इज़ who gets how much of these goods that are produced in the economy, how should the produce of the economy be distributed among the individual in the society। अब ये हमें देखना है कि कैसे उन गुड्स को हम लोगों तक पहुंचाएं, किन किन लोगों को किन किन गुड्स की ज़्यादा ज़रूरत है कि वो गुड्स वहीं पे पहुँचे। who gets more and who gets less, किसको हमें वो गुड्स ज़्यादा देना है, किसको हमें वो गुड्स लेस देना है। whether or not to ensure a minimum amount of consumption for everyone in the economy, सारे इकोनॉमी के लिए एक मिनिमम अमाउंट ही देना, यानी कि एक जगह बहुत ज़्यादा दे दिए, एक जगह कम दे दिए तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। whether or not elementary education and basic health services should be available freely for everyone in the economy, हर जगह पे एलिमेंट्री एजुकेशन, बेसिक हेल्थ सर्विसेज ये प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, ये अवेलेबल करना चाहिए और फ्री सभी लोग के लिए, जितने लोग भी रहते हैं इस इकोनॉमी में।
Thus, every economy faces the problem of allocating the scarce resources to the production of different possible goods and services and of distributing the produced goods and services among individuals within the economy. ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी है कि सबसे पहली चीज़ हमें क्या चीज़ प्रोड्यूस करना है, कितनी मात्रा में प्रोड्यूस करना है। जब हम उसको प्रोड्यूस कर लिए तो हमें फिर हमें उसको क्या है कि ये गुड्स को कैसे प्रोड्यूस करना है, लेबर की ज़्यादा ज़रूरत है कि मशीन की ज़्यादा ज़रूरत है, फिर कौन सी टेक्नोलॉजी हमें चाहिए उस रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए, फिर वो रिसोर्सेज हम जब प्रोड्यूस हो जाए तो किन ज़रूरत लोगों के पास, इंडिविजुअल्स के पास वो गुड्स, कौन सा गुड्स किसके पास जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट, और हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो स्केर्स है, मतलब रिसोर्सेज की कमी है। तो उस रिसोर्सेज की कमी में हमें सारे इंडिविजुअल इन द सोसाइटी, जितने एवरी इंडिविजुअल इन द सोसाइटी, उनकी ज़रूरतों को हमें पूरा करते हुए ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। सो the allocation of scarce resources and distribution of the final goods and services are the central problem of an economy. जैसे अभी मैंने बताया, इस स्केर्स रिसोर्सेज को हम कैसे यूज़ करते हैं, फिर उस रिसोर्सेज को कैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में यूज़ करते हैं, ये हमारी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है इकोनॉमी की। नाउ नेक्स्ट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब ये क्या होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। जस्ट एज इंडिविजुअल्स फेस स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज, जब इंडिविजुअल ये प्रॉब्लम फेस करते हैं स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज की, द रिसोर्सेज ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल आर ऑलवेज लिमिटेड इन कंपैरिजन टू व्हाट द पीपल इन द इकोनॉमी कलेक्टिवली वांट टू हैव। The scarce resources have alternative usage, and every society has to decide on how much of each of the resources to use in the production of different goods and services. In other words, every society has to determine how to allocate its scarce resources to different goods and services. देखिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर यही होता है, ये हमें बताता है कि हमें कैसे सारे सोसाइटी को ये डिसाइड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, कम लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसको हमें कैसे यूज़ करना है टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट द फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज। Then, an allocation of the scarce resource of the economy gives rise to the particular combination of different goods and services. जो हम स्केर्स रिसोर्सेज जो हम एलोकेट करते हैं, जो हम नई प्लानिंग करते हैं, उसको किस लिए प्लानिंग करते हैं? टू प्रोड्यूस दी फिनिश गुड्स, ठीक है, टू गिव राइज टू द पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। गिवन द टोटल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इट इज़ पॉसिबल टू एलोकेट द रिसोर्सेज। अगर हमें टोटल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज पता है तो ये पॉसिबल है कि हमें कितना रिसोर्सेज कहाँ पे यूज़ करना है, इन मैनी डिफरेंट वेजेस, and thereby achieving different mixes of all possible goods and services. The collection of all possible combination of the goods and services that can be produced from a given amount of resources and a given stock of technological knowledge is called a production possibility set of an economy. ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट ऑफ इकोनॉमी क्या होता है? कौन सा टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करना है उस गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, फिर हमें क्या क्या चीज़ें हमें यूज़ करना है फिनिश प्रोडक्ट को बनाने के लिए, फिर हमें कौन सा गुड्स कहाँ पे देना है, ये सारी चीज़ें लेते हुए इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट ऑफ एन इकोनॉमी। नाउ if all the resources are used in the production of corn, the maximum amount of corn that can be produced is 4 units, and if all the resources are used in the production of cotton, at the most 10 units of cotton can be produced. The economy can also produce 1 unit of corn and 9 units of cotton, or 2 units of corn and 7 units of cotton, or 3 units of corn and 4 units of cotton. There can be many other possibilities. The figure illustrated the production of possibility of the economy. Any point on or below the curve represent a combination of corn and cotton that can be produced with the economy resources.
The curve gives the maximum amount of corn that can be produced in the economy for any given amount of cotton and vice versa. This curve is called production possibility frontier. Now, the production possibility frontier. Now, next, organization of economic activities. Organization of economic activities. Basic problem can be solved either by the free interaction of the individuals pursuing their own objectives as is done in the market, or in a planned manner by some central authority like the government. The centrally planned economy. In a centrally planned economy, the government or the central authority plans all the important activities in the economy. In जो सेंट्रली प्लान इकोनॉमी, इसमें गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो प्लान करती है सारे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ को इकोनॉमी में. All important decisions regarding production, exchange, consumption of goods and services are made by the government. सारे important decision जो production, exchange और consumption of goods को लेके करता है, वो सारे जो plans है, सारे decision government लेती है. The central authority may try to achieve a particular allocation of resources and the consequent distribution of final combination of goods and services which is thought to be desirable for society as a whole. सेंट्रल अथॉरिटी और गवर्नमेंट की ये मतलब उनका ये प्लान रहता है, ये उनका ऑब्जेक्टिव रहता है टू अचीव जो उनके पास रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं, उनको इस मैनर में सब यूज़ करे कि उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में, और टू द डिज़ायर्ड सोसाइटी, जहाँ पे वो उस गुड्स और सर्विसेज की ज़रूरत हो वहाँ पे उस गुड्स और सर्विसेज को सही से पहुँचा सकें. For example, if it is found that a goods or services which is very important for the prosperity means सफलता, prosperity and well-being of the economy as a whole. For example, education or health services is not produced in adequate amount by the individuals on their own. The government might try to induce the individual to produce adequate amount of such goods or services, or alternatively the government may itself decide to produce the goods or services in question. जो भी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कैसे हमें गुड्स को प्रोड्यूस करना है, फिर कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में, फिर किसको ये गुड्स हमें प्रोड्यूस करके किन सोसाइटी को, कौन सी सोसाइटी को कौन सा गुड्स की ज़्यादा ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें, ये सारे डिसीजन अब कौन लेता है, इसमें गवर्नमेंट लेती है, सेंट्रल अथॉरिटी लेती है. बाकी सब सेम है, यही चीज़ इसमें है कि सारे डिसीजन गवर्नमेंट लेती है. इफ़ सम पीपल इन द इकोनॉमी गेट so little share of the final mix of goods and services produced in the economy that their survival is at stake. Stake means जो दांव पे, ठीक है, क्या है, if some people in the economy get so little a share of final mix of goods and services produced in the country that their survival is at stake, then the central authority may intervene and try to achieve an equitable distribution of the final mix of goods and सर्विसेज. कई जगह ऐसे होता है कि जो कुछ इंडिविजुअल को जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होता है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है, तब सेंट्रल अथॉरिटी और गवर्नमेंट सामने आती है और वो ऐसा करती है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, स्केयर्स रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज की कमी को ऐसा यूज़ करती है कि जो उसका फाइनल मिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी इन द इकोनॉमी डिस्ट्रीब्यूट हो सके. Now, next is the market economy. In contrast to a centrally planned economy, in a market economy, all economic activities are organized through the market. जितने भी economic activities अब यहाँ पे होंगे, यहाँ through the market के थ्रू होगा. पहले क्या था, गवर्नमेंट के थ्रू था, सेंट्रल अथॉरिटी के थ्रू था. अब यहाँ पे जितने भी एक्टिविटीज़ होंगे, economic activities, वो मार्केट के थ्रू होंगे. A market is studied in economics is an institution which organizes the free in what is institution. Institution क्या होता है?
एन इंस्टीट्यूशन इज़ यूजुअली डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन विथ सम पीपल। इंस्टीट्यूशन वो होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन किया जाता है, उसको ऑर्गेनाइज किया, उसको चलाया जाता है कुछ लोगों की हेल्प से। Their respective economic activities. In other words, a market is a set of arrangement where economic agents can freely exchange their endowments or product with each other. Market जो है एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे इंडिविजुअल फ्रीली अपनी चीज़ों को एक दूसरे से बेच सकते हैं, खरीद बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं। It is important to note that the term market is used in economics is quite different from the common sense understanding of a market. In particular, it has nothing as such to do with the marketplaces as you might tend to think of. For buying and selling of commodities, commodities मतलब सामान, goods, जब हम गुड्स को खरीदना और बेचना चाहते हैं, इंडिविजुअल में or may not meet each other in an actual physical location. जो इंडिविजुअल है वो कहाँ गया, may or may not meet each other in an actual physical location. वो लोग एक दूसरे से फिजिकल लोकेशन मतलब पर्सनली नहीं मिल पाते हैं। इंटरेक्शन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स कैन टेक प्लेस इन अ वैरायटी ऑफ सिचुएशन। जो बायर और सेलर का आपस में जो मैसेज होता है, जो इंफॉर्मेशन, जो सिचुएशन होती है, कैसे, सच एज विलेज चौक, सुपर बाजार इन द सिटी, और अल्टरनेटिवली बायर एंड सेलर कैन इंटरेक्ट विथ ईच अदर थ्रू अ टेलीफोन और इंटरनेट एंड कंडक्ट द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज। द अरेंजमेंट which allow people to buy and sell commodities freely are the defining features of a market. ठीक है, मार्केट इकोनॉमी, इसमें क्या होगा, जितने भी हमारे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है ये सारी जो है हमारे मार्केट में होगा। ठीक है, रिसोर्सेज को कहाँ हमें बाई करना है, कहाँ सेल करना है, ये सारी चीज़ें हमारा मार्केट से होगा। और इसमें बाइंग एंड सेलिंग इंक्लूड होती है। बायर्स और सेलर्स एक दूसरे से सामने नहीं मिलते हैं। ये लोग या तो विलेज, अगर गाँव में जाएंगे, विलेज में है तो विलेज चौक में मिलेंगे, सिटी में जाएंगे तो सुपर बाज़ार में मिल सकते हैं, कहीं भी बड़े बड़े कंपनीज़ में मिल सकते हैं, या फिर आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, मतलब आपस में मिल नहीं पाते, फेस टू फेस फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, बस खाली इन लोग का टेलीफोन के थ्रू बात हो गया, इंटरनेट के थ्रू बात हो गया, फिर हमारा क्या फिर उसी पे ये टेलीफोन और इंटरनेट के थ्रू एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़ कर लेते हैं। फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एनी सिस्टम it is imperative that there is coordination in the activities of the different constituent part of the system. Otherwise, there can be chaos. You may wonder as to what are the forces which bring the coordination between the activities of millions of isolated individuals in the market system. In the market system, all goods or services come with a price which is mutually agreed upon by the buyer and seller. मार्केट सिस्टम में सारे गुड्स और सर्विसेज जो होते हैं सामने आते हैं प्राइस के थ्रू, और वो एग्री होते हैं बायर और सेलर के बीच में, at which the exchanges takes place. The price reflects on an average the society's valuation of the goods or services in question. If the buyers demand more of the certain goods, अगर बायर जो डिमांड करता है ज़्यादा गुड्स के, द प्राइस ऑफ दैट गुड्स विल राइज, जो गुड्स की प्राइस है वो बढ़ जाएगी. दिस सिग्नल्स टू द प्रोड्यूसर्स ऑफ दैट गुड दैट द सोसाइटी एज अ होल वांट मोर ऑफ दैट गुड. ये सिग्नल दिखाएगा प्रोड्यूसर को कि उस गुड्स को सोसाइटी में जो है उस गुड्स की ज़्यादा डिमांड हो रही है. तो इसीलिए उसको क्या करना पड़ेगा, ही हैज़ टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ दैट गुड्स, उस गुड्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा. इन दिस वे द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सेंड important information to all the individuals across the market and help achieve coordination in a market system. Thus, in a market system, the central problem regarding how much and what to produce are solved through the coordination of economic activities brought about by the price signal. इसीलिए जो सबसे बड़ी मार्केट सिस्टम में प्रॉब्लम होती है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, एंड व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है. तो ये कैसे सॉल्व होती है, ये सॉल्व होता है कोऑर्डिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़
ठीक है, जैसे कोई गुड्स प्रोड्यूस किया गया, ठीक, तो उसकी जो मार्केट में जो है, जब मार्केट में जब उसको ज़्यादा, जब बायर्स उसको ख़रीदेंगे, ठीक है, उसकी सेलिंग ज़्यादा होगी, बाइंग ज़्यादा होगी, सेलिंग ज़्यादा होगी, तो ऑटोमेटिक है कि उसका जो प्रोडक्शन, उस गुड्स का प्रोडक्शन क्या करना होगा, हमें इंक्रीज़ करना होगा। तो इसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। In reality, all economies are mixed economies where some important decisions are taken by the government and the economic activities are by and large conducted through the market. ये रियलिटी में ये देखा गया कि जितनी भी इकोनॉमीज़ है वो मिक्स्ड इकोनॉमीज़ है और सारे इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट लेती है, सेंट्रल अथॉरिटी लेती है, और जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है, लिए जाते हैं, करी जाती हैं, एंड लार्ज कंडक्टेड थ्रू द मार्केट, जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किए जाते हैं वो किसके थ्रू किए जाते हैं, मार्केट के थ्रू। द ओनली डिफरेंस इज इन टर्म्स ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन डिसाइडिंग द कोर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज़ मिनिमम। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में गवर्नमेंट का रोल बहुत कम रहता है। द क्लोजेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी इज़ द China for the major part of 20th century. In India, since independence, the government has played a major role in planning the economic activities. However, the role of the economic activities, जैसे हम चाइना में देख सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में देख सकते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट का रोल बहुत ही कम रहता है। चाइना में देखेंगे तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट का रोल है वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। और इंडिया में देखेंगे जब इंडिपेंडेंस के बाद की बात है, जहाँ पे गवर्नमेंट हैज़ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्लानिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्लान करने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है इसका, गवर्नमेंट का, इन इंडिया। Now next is positive and normative economics. It was mentioned earlier that in principle there are more than one ways to solving the central problem of the economy. These different mechanism, what do you mean by mechanism? तरीका। These different mechanism मतलब तरीका, in generally are likely to give rise to different solution to those problems, thereby resulting in different allocation of the resources and also different distribution of the final mix of goods and services produced in the economy. Therefore, it is important to understand which of these alternative mechanism is more desirable for the economy as a whole. अब ये हमें सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है कि कौन सा तरीका हमें यूज़ करना है कि सही हम सॉल्यूशन, सही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, सॉल्यूशन को सामने ला सकें, और जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुआ है उसको किस तरीके से हमें इंडिविजुअल के पास पहुंचाना है और कहाँ, सोसाइटी में। Therefore, it is important to understand which of these alternative mechanisms is more desirable for the economy as a whole. In economics, we try to analyze the different mechanisms and figure out the outcome which are likely to result under each of these mechanisms. We also try to evaluate the mechanism by studying how desirable the outcomes resulting from them are. Often, a distinction is made between positive economic analysis and normative economic analysis, depending on whether we are trying to figure out how a particular mechanism functions or we are trying to evaluate it. In positive economic analysis, we study how the different mechanism function, कैसे हम different दूसरे तरीके को हम यूज़ कर सकें, ठीक है। एंड इन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वेदर दीज मैकेनिज्म आर डिज़ायरेबल और नॉट। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम ये देखते हैं कि क्या ये तरीका हमारा सही है या नहीं। However, this distinction between positive and normative economic analysis is not very sharp. The positive and normative issues
involved in the study of central economic problem are very closely related to each other, and a proper understanding of one is the most possible in isolation to the others. Next, microeconomics and macroeconomics. Traditionally, the subject matter of economics has been studied under two broad branches. First is microeconomics and second is macroeconomics. In microeconomics, we study the behavior of individual economic agent in the market for different goods and services, and try to figure out how price and quantity of goods and services are determined through the interaction of individual in these markets. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या देखते हैं, इसमें ये देखते हैं कि कैसे जो है प्राइसेस और डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है देखा जाता है, और कैसे हम उसको इंटरेक्ट करवाते हैं, उसको हम कैसे बातचीत करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं इंडिविजुअल के साथ इन द मार्केट. इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स एज ऑन द other hand, we try to get an understanding of the economy as a whole by focusing our attention on aggregate measures such as total output, employment, and aggregate price level. Here we are interested in finding out how the level of these aggregate measures are determined and how the level of these aggregate measures change over time. Some of the important questions that are studied in macroeconomics are as follows. What is the level of total output in the economy? How is the total output determined? How does the total output grow over time? Are the resources of the economy fully employed? What are the reasons behind the unemployment of resources? Why do price rises? Thus, instead of study of different market as is done in microeconomics, in macroeconomics we try to study the behavior of aggregate or macro measures of the performance of the society. Now, next topic is plan of the book. This book is meant to introduce you to the basic ideas in the economics. ये बुक हमें ये सिखाती है, इंट्रोड्यूस कराती है कि कौन कौन से आइडिया हमें यूज़ करना चाहिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए. इन दिस बुक वी विल फोकस ऑन द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड द प्रोड्यूसर. इस बुक में हम फोकस करते हैं, बिहेवियर फोकस करते हैं किसका, इंडिविजुअल कंज्यूमर का और प्रोड्यूसर का इन अ सिंगल कमोडिटी, एक सिंगल गुड्स के लिए प्रोड्यूस करने के लिए. एंड ट्राई टू एनालाइज हाउ द प्राइस, और ये एनालाइज करते हैं कि कैसे प्राइस एंड क्वांटिटी इज़ डिटरमाइंड, कैसे प्राइस और जो क्वांटिटी है उस गुड्स की कैसे हम डिटरमाइन करें इन द मार्केट फॉर अ सिंगल कमोडिटी. ठीक है. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 1, जो introduction of microeconomics. So here some questions are given here. Student, go through your lessons. ठीक है. If you find any difficulty, please feel free to ask me, and I'm giving you notes. ठीक है. I'm giving you notes with this question. Read the notes. Find the answer of the question. Thank you.